अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज फिर एक छोटी सी एक्साइटमेंट होती है। वो एक्साइटमेंट ये होती है कि एक वीकेंड होता है, हफ्ता इतवार गुजरने के बाद पीर का जो दिन आता है उसमें हम आपसे मुखातिब होते हैं और आपके मन पसंदीदा जो गेस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं और फिर आपके टॉपिक्स पे बात करते हैं। अब हम एक टॉपिक आज हमने डिसाइड किया है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त शहर कराची की बात करें या फिर सिंध की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, सबसे ज़्यादा मसला ये आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। पूरे मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो वबा है वो फैली हुई है और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मैं दो चीज़ें कोट करता हूँ यहाँ पर। ये वो शहर है, शहर क़ाइद, जिसने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सख्तियाँ झेली, तारीख गवाह। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, चोरी डकैती हो या किसी का लख्ते जिगर सड़क पर खून बहा रहा हो, ये सबसे ज़्यादा कराची शहर झेलता है। तो कराची के लोगों की फरमाइश ये थी कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसके अंदर इस पूरे मुनज़्ज़म यानी कि ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का पता लगाया जा सके, उस पर बात की जा सके और साथ साथ ये भी पता लगाया जा सके कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो इन लोगों को पकड़ने रखने वाले इदारे हैं, जो इनको रोकने वाले इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो ख्वाबे खरगोश जो है वो उससे बेदार होने का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या गफलत के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है आज के जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, एक अरसे दराज से इसके ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं। सोवियत यूनियन के दौर में जो है वो 87 से 92 तक वहाँ पे भी रहकर इन्होंने सहाफ़त की और फिर साथ साथ जो कराची पुलिस कम्युनिटी है उसके एडवाइज़र भी रहे। और जो इस वक्त CM मुराद अली शाह साहब, इनके वालिद जब CM सिंध थे अब्दुल्ला शाह साहब, तो उनके पर्सनल एडवाइज़र भी रहे हैं। और तमाम जो इस वक्त मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी इनकी बड़ी एक स्टडी है। साथ साथ यूनिफॉर्म इदारे जितने भी हैं इस मुल्क के अंदर उनके साथ भी काफ़ी अरसे दराज से काम करते रहे हैं। और क्राइम से रिलेटेड जितने इदारे हैं या फिर क्राइम कंट्रोल करने वाले जितने यूनिफॉर्म्स हैं उनके साथ इनकी एक रफ़ाकत है, रकीब है उनके ये। और हमारे बड़े सीनियर और हमारे बड़े अच्छे जो है वो ये मेंटोर हैं, मुबशिर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास। अरसे दराज से काम करते चले आ रहे हैं और आज भी माशाल्लाह फिट फाट इसी तरह काम करते हैं। अब तो वो लोग जो आपके सामने भर्ती हुए थे अब तो माशाल्लाह वो भी एक कुछ ना कुछ किसी न किसी ओहदे पे पहुंच चुके होंगे और या तो रिटायर हो चुके होंगे या दुनिया से चल बसे होंगे। काफ़ी लोग हैं मकसद के उस ज़माने में जो ASI होते थे तो वो DSP और SP रैंक तक पहुँचे हैं और बाज़ रिटायर्ड भी हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं और कुछ शहीद भी हो गए। वो तो बहुत बड़ी तादाद है। असलम साहब हैं, चौधरी असलम साहब हैं। जी काफ़ी बड़ी तादाद है वो। शादी से पहले आपकी दोस्ती थी उनसे? जी शादी भी आपके सामने हुई है। जी। अच्छा मुबशिर साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क कि बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, लेकिन कराची के लोगों के दिल में एक दर्द है, तो मैं चाहूँगा उस दर्द को पहले यहाँ पर बयान किया जाए ताकि आप उसके ऊपर अगर कोई दवाई आपके पास है, कोई मरहम ऐसा है तो हम वो लगा सकें। पूरे मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कराची के अंदर इतना ज़्यादा मुनज़्ज़म कैसे है ये क्राइम के अब लोगों से मोबाइल फ़ोन छीने तो जाते हैं लेकिन गोली भी साथ मारी जाती है। ये चेंज कैसे आ गया है? देखें, ऑर्गेनाइज क्राइम की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कराची ही में ही सिर्फ होता है, पूरे मुल्क में होता है। यानी मगर वो सूबाई वाइज होता है, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, तमाम जगहों पे होता है। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जो हुक्मरान होते हैं या जो सब सिस्टम होता है उनको पता होता है सारी चीज़ और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम तमाम वो क्राइम, मिसाल के तौर पे शराब का कारोबार है, मुनशियात का कारोबार है, कॉल गर्ल्स का कारोबार है, गाड़ियों की स्मगलिंग का कारोबार है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। जुआ सट्टा भी इसी में आ जाता है? जुआ सट्टा भी इसमें आता है इसमें, मगर स्ट्रीट क्राइम इसमें नहीं आता। स्ट्रीट क्राइम नहीं इसमें नहीं आता। ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली जो डिपार्टमेंट की जो ज़रूरियात होती हैं, क्योंकि वो उसका बजट जो है वो आला तबका जो आला अफसरान होते हैं खुद खा जाते हैं, या अगर उसको वो कागज़ ट्रांसफ़र भी होता है तो वो कागज़ में होता है, वो अमली तौर पे नहीं होता। तो उसका तरीक़ा ये होता है कि फिर इन SHOs को एक पावर दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल तमाम अफसरान में SHOs के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं कि अपने अपने इलाक़ों में
जो वहाँ की लोकेलिटी है उसके हिसाब से वो जुर्म को सपोर्ट करें। तो इस तरीके से ये जितने भी ये कारोबार हैं ये पूरे मुल्क में तमाम जगह होते हैं। और ये क्योंकि कराची एक बड़ी आबादी वाला, गुंजाना आबादी वाला शहर है, तो लिहाजा यहाँ पे आमदनी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी जगहों के मुकाबले में कमाई के जरिए यहाँ बहुत ज़्यादा है। कमाई के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो अब आप देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान से ये जो स्मगलिंग का है, जिसमें शराब, गैर मुल्की शराब, लोकल शराब नहीं, गैर मुल्की शराब है, और गाड़ियों की स्मगलिंग है, और ड्रग्स है, तरियाख इसमें ज़्यादा आता है, तरियाख ईरान वहीं से आता है। तो ये अरबों रुपए का बिज़नेस है। अच्छा जी जी। तो एक महीने में अरबों रुपए इसके, एक महीने में, सालाना तो काफ़ी बड़ी रकम बनती है। तो ये बेसिकली तो ये पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है, यानी कि यहाँ पर केक कट रहा है तो सब में बट रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मिसाल के तौर पे जब जो लियारी गैंग वार के जो होते पीपल्स अमन कमेटी के, क्योंकि वो लफ्ज़ डकैत मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ, तो मैं अब्दुल रहमान बलोच बोलता हूँ उनको। तो बेसिकली वो डकैत नहीं थे, वो ये सब स्मगलिंग और सारा सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने तौर पे करते हैं। बेसिकली वो तमाम बिज़नेस का जो अब्दुल रहमान था वो 40% का पार्टनर था। इसमें 60% का जो पार्टनर था वो एक साबिक़ वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उनका वो दामाद है, वो 60% का है। तो हुआ ये था कि उसके साथ डील हुई थी कि जो है ना, हम आपको सियासत में लेके आएंगे, असेंबली में लेके आएंगे, तो ये पूरा बिज़नेस आपके हाथ में आ जाएगा और अब्दुल रहमान को मार देंगे। तो वो 40% की जो उसकी जो जायदाद थी वो भी देखें किसी को पता नहीं चला। यानी अब्दुल रहमान की जो जायदाद गिडानी में, सिर्फ इसके पास गिडानी में एक बंगला ऐसा था समंदर के साथ कि कश्ती पिछले सहन में आकर रुकती थी। अच्छा जी जी। यानी वो तो कहाँ गया सब? ये सब हजम हो गया। वो 60% का पार्टनर वो भी खा गए 40% का। तो अब देखें बदनामी जो है ना वो सिर्फ चंद लोगों के हिस्से में आई। मतलब ये जो हम फिल्मों में देखते हैं, बड़े बड़े डॉन होते हैं, बड़े बड़े उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल होते हैं, ये रियलिटी है, एग्जिस्ट करते हैं ये लोग इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर? फिल्मों में जैसे आपने बताया कि पूरा एक बैंगलो था, वो गिडानी का साहिल था, समंदर की वो कश्ती आके साहिल पे आके उसके सहन में रुकती थी। तो बड़ा फिल्मी सीन है ये। फिल्मों में कम होता है, रियल में ज़्यादा होता है चीज़ें। ये शान और शौकत, ये लाइफ स्टाइल, ये स्मगलर्स इसी तरह इनका लाइफ स्टाइल होता है? इनसे अच्छा होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ देना बहुत बड़ी। जी जी। फिल्मों में वो सारी चीज़ें नहीं बता पाते वो। उसकी वजह यह है कि जो वहाँ का स्क्रिप्ट राइटर होगा, अगर वो सिस्टम का हिस्सा रहा है या उसके वो कभी करीब उसने वर्किंग की है तो उसको नॉलेज होगी, वरना वो तो वो कभी भी नहीं लिख पाएगा इन चीज़ों को। ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग जिनको आम लोग नहीं जानते या नहीं देखा होता, सिर्फ नाम सुना होता है, क्या ये कराची के अंदर बैठे हुए हैं? क्या ये इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं? क्या ये बलूचिस्तान में है? ये होते कहाँ हैं? देखें, कराची में तो पूरे पाकिस्तान के पावर के लोग बैठे हैं जो पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम करा सकते हैं। यानी यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि अगर आप चाहते हैं कि विदाउट पासपोर्ट अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहें तो आपको बाकायदा एयरलाइन से, ऐसा नहीं है कि ये जो आप कश्ती वाले वाक़या सुनते, कश्ती डूब गई, वो जो इंसानी स्मगलिंग वाले, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ये आपको बाई एयर लेके जा सकते हैं जिस मुल्क में आप चाहें, और आपको किसी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत नहीं। ये लोग जी, यहाँ पर ऐसे लोग हैं। अच्छा, इतने पावरफुल हैं। तो ये तो आप बड़े हैरान कुन बातें कर रहे हैं, वाकयात बता रहे हैं। लोग तो हैरान परेशान हो जाएंगे कि कोई राइटर बैठा हुआ, कोई मैं कुछ मिसालें पेश नहीं करना चाह रहा, वरना मैं आपको बाय नेम बताना शुरू कर। बाय नेम ना भी जाएं, या अगर जा सकते हैं, सेंसर नहीं हो, तो कुछ एक आध वाकया तो सुना है कोई ऐसा शख्स है जो बगैर पासपोर्ट के इन्होंने उड़ा दिया और वहाँ पहुँचा दिया? जी, बस ये ऐसा हुआ कि उसके ओहदे से बता दें, नाम नहीं बताएं उसका, कोई ना कोई ओहदा तो होगा। कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े, और बहुत शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, और बहुत बाअसर थे। यानी मेरे ख्याल में इस वक्त भी कराची की बिजनेस कमेटी में इनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं होगा। आज भी वो छोड़ चुके हैं, वो अब वो कराची जैसे में नहीं है। तो उनका बेटा किडनैप हुआ। ठीक है। इनका बेटा जब किडनैप हुआ तो 14 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। ओके।
तो वो ये समझते थे कि मेरे तो सारे लिंक हैं हुक्मरानों में, तो मेरे काम निकल जाएगा। जब उन्होंने ऊपर बात की तो जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि आप तावान अदा कर दें कि हमको बच्चा मारा ना जाए। वो बड़े परेशान हुए कि मैंने सारी उम्र खिदमत की है मुल्क की, और मैंने जो है ना वो उस ज़माने वो एक बैंक खोलने वाले थे पाकिस्तान में। ठीक है। तो उन्होंने फिर वो बड़े बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने फिर अपने किसी दोस्त के ज़रिए मुझसे मदद मांगी। मैं गया और मैंने उनसे कहा आप मुझे एक एक चीज़ बताएंगे, फिर मैं आपको सुन के मशवरा दूंगा। उनके सारे वाक़यात तो पूरी स्टोरी सुनी कि कहाँ से क्या हुआ, किसकी जी, कॉल जी, आई है, जी। किसने तावान मांगा है, किस नंबर से आई है, सब पता था। ठीक वो है। बड़े वो छुपे हुए लोग नहीं थे। ये पता था कि किसने उठाया जी, बच्चा? जी। अच्छा, ये भी पता था। जी जी, सब हर चीज़ पता थी। ये तक पता कर लिया था हमने कि वो डिफेंस के किस बंगले के अंदर रखा हुआ है। लेकिन जाने की हिम्मत नहीं थी किसी इदारे की। नहीं है। पुलिस ने तो उन्होंने कहा कि तावान अदा कर दें। पुलिस तो कान पकड़ती थी। पुलिस ने बोला कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। अच्छा। मसले का आप तावान दें, आप जो है ना कोई कार्रवाई ना करें। एक बासर शख्सियत के बेटे को अगवा किया एक जी, जी। ऐसी शख्सियत ने जिसके घर का पता आपको मालूम है, जी, जी। लेकिन पुलिस जाने से पहले कानों को हाथ लगाती है कि नौकरी चली जाए। जी जी, और मैं उससे ऊपर की बात आपको बोलना नहीं चाहता। तो हुआ ये कि मैंने उनसे बोला कि इसको तो फिर अब ये उसी तरीके से हल होगा जिस तरीके से ये किडनैपिंग हुई है। मुझे पता है कि सरकारी तौर पर आपका मसला हल नहीं होगा। तो वो बहुत परेशान कुन सूरत हाल में थे। तो हुआ ये कि जब मुझे पहले दिन जब उन्होंने बुलाया, तो मुझे अगर पता होता कि क्या केस है तो मैं उनको मना करता कि आप मुझे बंगले पे ना बुलाएं। ठीक है। क्योंकि वो मॉनिटर हो रहा था बंगला, और वो सारे लोग जो थे मुझे जानते थे। अच्छा। जो लोग तो मैं जब आया तो हुआ ये कि उनको ये ख़तरा हुआ कि कोई टेढ़ा मसला ना आ जाए, तो उन्होंने वो बच्चा उनका गायब कर दिया। उस बंगले से गायब कर दिया? जी जी। ठीक है। और उसका फिर बाद में बच्चे का फ़ोन आया मुझे, जब उनके वालिद से मिला तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरा आपको पता है कहाँ पहुँच गया? मैंने बोला कहाँ? तो उन्होंने बोला कि इटली। इटली चले गया मैंने बेटा? बोला इटली कैसे? तो उन्होंने बोला कि उसका इटली से फ़ोन आया, उन्होंने उसको किराए पे रखवाया है वहाँ पे इटली की माफिया के पास। और इटली की माफिया ने उसको क़ैद करके नहीं रखा हुआ, उन्होंने उसको रोम के अंदर एक जो है ना फ्लैट दिया है और एक टैक्सी दी है, और उसको कहा है कि टैक्सी चलाओगे, पूरे शहर के अंदर घूमोगे और फ्लैट का किराया भी दोगे, अपने खाने पीने के पैसे भी निकालोगे। अच्छा। जब तुम्हारा बाप तावान दे देगा Then you will go back. तो फिर हम आपको इस शहर से बाहर निकलने की इजाज़त दे देंगे। तो वो इस तरीके से उनसे 14 करोड़ मांगे थे, लेकिन उनके पूरी जायदाद ले ली, पूरी जायदाद गन पॉइंट पे। वो मैं आपको बहुत लंबा वाक़या तफसील के साथ अगर सुनाऊँ तो। मतलब 14 करोड़ मांगे थे, उसके बरक्स सब पूरी जायदाद ले गए। उन्होंने ये कहा कि आपने जो है ना लोगों से मशवरा क्यों किया, लोगों को बताया क्यों? तो मतलब तावान बढ़ा दिया बेसिकली। जी 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 जी। बेटा मिला वापस? बेटा फिर तावान की पूरी अदायगी के बाद बेटा आया, मगर फिर उन्होंने फिर मुझसे बोला कि मेरे वालिद साहब ने भी पाकिस्तान की पूरी खिदमत की और मैंने भी पाकिस्तान की हमेशा खिदमत की, लेकिन अब मेरा दिल टूट गया और मैं मरना भी नहीं चाहता यहाँ पे। अच्छा। तो फिर वो पाकिस्तान छोड़ गया इसके बाद हमेशा के लिए। सवाल ये लोग कौन थे जिन्होंने अगवा किया और रातों रात इटली पहुंचा दिया? जी। और इटली में वो शख्स बगैर किसी पासपोर्ट, बगैर किसी वीज़ा के जी जी। टैक्सी भी जब चला उसको रहा है? वापस तावान की अदायगी के बाद बेटा उनका वापस आना था, तो बेटे ने यहाँ पे बस कहा था कि मुझे पासपोर्ट भिजवा दें, क्योंकि उन्होंने तो रिलीज़ कर दिया है, लेकिन मैं सफ़र कैसे कर सकता हूँ विदाउट पासपोर्ट, क्योंकि उन्होंने वापस वो लोग लेके नहीं आए। तो फिर यहाँ से पासपोर्ट भिजवाया गया इटली, उसके बाद वीज़ा लगा। ये हुआ। ये कौन लोग हैं? बहुत पावरफुल। ये क्या करते हैं? क्या ये हुकूमत का हिस्सा हर वो है? काम जो क्या ये मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा है? क्या नहीं, ये मिलिटेंट नहीं है। स्मगलर्स हैं? क्या ये अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है? अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। तो क्या अंडरवर्ल्ड का जो एक इम्प्रेशन है, जो एक ऑरा है उनका, या उनकी जो पावर है, क्या वो हमारे सियासी लोगों पर भी आती है? क्या हमारे जो यूनिफॉर्म पर्सन हैं उनके ऊपर भी आती है? प्रेशर होता है? मैं यूनिफॉर्म में तो सिर्फ पुलिस की हद तक जा सकता हूँ। पुलिस की हद तक चले जाएं? आगे भी इजाजत ही उसी की है। अच्छा। और सियासत में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन बेसिकली ये बड़े बड़े सियासतदान और आला पुलिस अफसर, ये जब बाज़ जगह तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से भी देखा है कि वो बंदा ऊपर बैठता है,
और ये लोग नीचे दरी पे बैठते हैं। अच्छा, जी जी ये इतने पावरफुल लोग हैं। जी जी, ऐसे ही है। मैं ज़रा सा टॉपिक को अलग दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा क्योंकि मुझे कुछ और सवालात करना है। हम ज़रा पुलिस पर भी आएंगे, हम ज़रा डकैती और चोरी पर भी आएंगे, आप बेफिक्र हैं। हमने बड़े नाम सुने हैं ना मूवी कैरेक्टर्स के, हमने ऐसे ऐसे डॉन्स के नाम सुने कि इंडिया में रहते थे और फिर उसके बाद यहाँ पर शेल्टर मिल गया, बड़े उनका एक रोल है। पुलिस के ऊपर भी इनका जो है वो बड़ा दबाव होता है, और ख़ास तौर पर क्रिकेट के अंदर जो जुआ सट्टा होता है, जो चीज़ होती है क्रिकेटर्स के ऊपर भी होता है। इन लोगों को क्या किसी किस्म का शेल्टर होता है इदारों की तरफ से, या हुकूमत की तरफ से, या सियासी लोगों की तरफ से, या फिर इनको किसका शेल्टर होता है कि ये इतने पावरफुल बन जाते हैं? असल में जिन क़ुव्वतों की इनकी ज़रूरत होती है, तो उन क़ुव्वतों के जो जितने भी इन्वेस्टमेंट की जो रकम उनको चाहिए होती है, वो यही इन्वेस्टर होते हैं उनके, और ये क़िस्म के उनके मुलाजिम हैं जो उनके लिए काम करते हैं और वो पूरी वो कमा के उनको देते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई कल्चर की, तो ये इनका तरीक़ा ये होता है कि ये जिस मुल्क के ख़िलाफ़ काम करेंगे, पैसा वहीं से जनरेट करना होगा। अच्छा, थोड़ा सा मेरी बात समझें आप। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो भारतीय खुफिया एजेंसी है, अगर वो पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन करेगी, जैसे आपने सुन रहे हैं कि गुज़िश्ता अरसे से कई इन्होंने बंदे टारगेट किलिंग में क़त्ल किए हैं, पाकिस्तान भर में, कराची में भी किए हैं और KPK में भी किए हैं। तो अब ये जो नेटवर्क चल रहा होता है, इन्हें जो है ना ऐसा बिज़नेस करना होता है जो यहाँ के जो लोग हैं उनको यहीं के जो है ना पैसा उनको ऑपरेशन में मिल सके। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास आपने देखा होगा कि ये जो सेक्स मेडिसिन बिकती है पाकिस्तान में, कराची, इंडियन ख़ास तौर पे, ठीक है, ये टोटल उनका बिज़नेस है। अच्छा, बहुत बड़ी आमदनी है, आपकी तस्वुर से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास लोग जो बेरा रवि का शिकार हैं तो वो बहुत ज़्यादा माइल हैं उसकी तरफ। उसकी पूरी आमदनी टेररिज्म में उन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती है। ओके, जी जी। तो पैसा वहीं से जनरेट करना होता है जहाँ पे आपने कार्रवाई करनी है। वैसे ये जो लोग होते हैं, ये ठीक है, इदारों की सपोर्ट है, सियासी सपोर्ट है, ये उस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को तो ठेस नहीं पहुँचा रहे होते हैं। देखें, अपने माइंड से बाज़ औक़ात वो नहीं पहुँचा रहे होते, लेकिन रिज़ल्ट जो है ना वो असल में देखना होता है। आप ये मुझे बताएं कि बहुत सी पॉलिसी ऐसी हैं कि वो हमें जबर करते हैं, हम पे ज़ोर लगाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, यानी इन एंड में क्या हो रहा है? एंड में तो आप देखें ना, अब आप कहते हैं ख़ात्मा टेररिज्म का, बहुत सारे लोग तो मज़ीद ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आप कराची में ही कुछ वाक़यात देख लें ना, ये ऑर्गेनाइज हुए जब भी तो कर पाए ना। तो वो जो हमने कहा था कि ये इनको हमने ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म तो नहीं हुए, पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर ही आएंगे, और बहुत बड़ी शख्सियत बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर। बड़े सारे इवेंट्स इनके अंदर जो है वो दफन हैं, बड़े सारे राज इनमें दफन हैं, बड़ी सारी बातें, बड़े सारे वाक़यात जहाँ पे ये ख़ुद फिज़िकली मौजूद थे, जो आज आप लोग कहानियों में और क़िस्सों में सुनते हैं। मुबशिर भाई वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे फिज़िकली। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ा सा मामला को थोड़ा कूल डाउन करते हैं, पुलिस तक ही रहते हैं, लेकर आते हैं, और चोरी डकैती के ऊपर भी बताएंगे कि ये कैसे नेटवर्क चलता है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है।